हेलो दोस्तों, विवेकानंद की यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस केमिस्ट्री के न्यू सेशन में हम लोग केमिस्ट्री के नए चैप्टर्स की शुरुआत करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी। वैसे बोर्ड की दृष्टि से 3 नंबर का पार्ट है तो बहुत आसान पार्ट है, थोड़ा मैथमेटिकल है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 बाय 1 करके समझते चलेंगे। ठीक, पार्ट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, चर्चा करते हैं, थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि जो रासायनिक बलगतिकी होता है ये एक्चुअल में है क्या चीज़। जैसे कोई रिएक्शन होता है तो कुछ रिएक्शन बड़ी स्लो गति से होते हैं, कुछ रिएक्शन बड़ी फास्ट गति से होते हैं। तो कौन से फैक्टर होते हैं जो रिएक्शन मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके थ्रू किसी रिएक्शन को फास्ट किया कराया जा सकता है, किसी रिएक्शन को स्लो कराया जा सकता है। जैसे 11वीं क्लास में हम लोग एक टॉपिक की चर्चा किए थे, ला सातेलिए का नियम। तो ला सातेलिए के नियम में बेसिकली हम लोग यही पढ़े थे कि अभिकारक की सांद्रता अगर बढ़ा दिया जाए तो विक्रिया की दर बढ़ जाती है या वेग बढ़ जाता है, या उत्प्रेरक लगा लें तो भी बढ़ जाता है। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं रेडिएशन की सहायता से उस रिएक्शन को बढ़ाया जा सकता है, स्पीड को, रेट को बढ़ाया जा सकता है। तो इन चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं कि 1 बाय 1 उन्हीं को पढ़ते हैं। तो बेसिकली जो रासायनिक बलगतिकी है, रासायनिक बलगतिकी है क्या चीज? रसायन विज्ञान की एक शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। ठीक, अब देखो 2 बातें आई यहाँ पर कि अभिक्रिया वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारक। एक्चुअल में देखा जाए पूरा चैप्टर जो होता है इन्हीं 2 बातों पर क्या करता है, डिपेंड है। इन्हीं 2 बातों पर क्या है, डिपेंड है। तो हम लोग शुरू करते हैं इसके इंट्रो से। एक्चुअल में केमिकल काइनेटिक्स है क्या चीज। ठीक, तो हम लोग लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की एक शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया वेग एवं अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर कि रसायन विज्ञान की एक शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया वेग तथा अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ से जो हमने एक चीज देखा कि अभिक्रिया वेग जो होता है, तो अभिक्रिया वेग मतलब हम लोग इसमें रेट की बात करेंगे हमेशा। ठीक है, तो रेट जो होता है R बराबर होता है डेल्टा C अपन क्या होता है, डेल्टा T होता है। C क्या होता है, सांद्रता होती है। ठीक है, और T क्या होता है, ये होता है समय। ठीक है, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जिनका टाइम पीरियड जो होता है बहुत कम होता है, तो उनकी रेट क्या होती है, हाई, मतलब बहुत स्पीड से होते हैं। अब कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसका टाइम पीरियड बहुत कम होता है, तो उनकी रेट जो होती है हाई होती है। तो रेट और टाइम के अकॉर्डिंग रिएक्शंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ से हम देखते हैं एक और हमारी जो एक्चुअल में टॉपिक जो स्टार्ट हुई है वो यहीं से स्टार्ट हुई कि अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं लोग क्या, अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहला जो लोग पढ़ते हैं अत्यंत तीव्र अभिक्रिया। अत्यंत तीव्र अभिक्रिया। ठीक है, अत्यंत तीव्र अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि वे रिएक्शन जो बहुत कम समय में पूर्ण हो जाते हैं। इसका जो डेफिनेशन होगा तो ये होगा, वे अभिक्रियाएं जो 10 to the power -14 to 10 to the power -16 सेकेंड में पूर्ण हो जाती है। वे अभिक्रियाएं जो 10 to the power -14 10 to the power -16 सेकेंड में पूर्ण हो जाती है, वे सारे रिएक्शन इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो
हम लोग थोड़ा सा इसकी चर्चा करते हैं कि यहाँ से कि C बराबर होता है, सॉरी R बराबर होता है रेट डेल्टा C अपॉन क्या होता है, डेल्टा T होता है। अगर इन रिएक्शन की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि बहुत जल्दी हो रहा है रिएक्शन, इसका मतलब जो टाइम पीरियड होगा डेल्टा T की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा क्या होगी, कम होगी। जब डेल्टा T की वैल्यू बहुत ज्यादा कम होगी तो इसका मतलब रेट क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, ये होगा। इसके एग्जांपल की बात करते हैं, इसका जो एग्जांपल होगा सभी जितने भी आयनिक रिएक्शन होते हैं वो सारे के सारे इसी के अंतर्गत आते हैं, मतलब बहुत फास्ट होते हैं, ठीक है। तो लिखो बेटा सभी आयनिक, सभी आयनिक अभिक्रिया कैसे, जैसे HCl प्लस NaOH गिव्स क्या होगा, ये होगा NaCl और प्लस हो जाएगा तुम्हारा H2, ठीक। ये आ गया तुम्हारा, ये हो गया हमारा कौन सा अत्यंत तीव्र अभिक्रिया। इसके बाद हम लोग पार्ट बात करते हैं दूसरा जो बी पार्ट होता है अत्यंत मंद अभिक्रिया, ठीक है। अत्यंत मंद अभिक्रियाओं में हम बात करते हैं तो इस रिएक्शन की सीधी बात है कि इन रिएक्शन की अगर बात करेंगे इसके अकॉर्डिंग तो समय का मान बहुत ज्यादा होगा, रेट क्या हो जाएगी इसकी बहुत कम हो जाएगी, मतलब दर इसकी क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी। तो आप ये लिख सकते हो कि ऐसे अभिक्रियाएं जो होती है ना अत्यंत मंद गति वाली अभिक्रियाएं होती हैं, इन अभिक्रियाओं को होने में क्या हो सकता है, दिन भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं मतलब बहुत स्लो गति से होने वाली अभिक्रियाएं। तो आप ये कह सकते हो ऐसी अभिक्रियाएं को पूर्ण होने में दिन, साल या महीने लग जाते हैं। अब बेसिकली देखा जाए ऐसे अभिक्रियाओं के लिए यहाँ से इस इक्वेशन के थ्रू देखोगे तो यहाँ पे जो डेल्टा टी की जो वैल्यू होती है, डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पे बहुत ज्यादा कम, डेल्टा टी का जो मान होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। जब डेल्टा टी का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आर का जो मान होगा, रेट जो होगा, दर होगी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। जैसे इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल होगा इस तरह के रिएक्शन का, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जल लगना, देख लेते हैं। लोहे जैसे एग्जांपल हो गया, लोहे में जल लगना, ठीक है। इसके बाद H2 प्लस हाफ ऑफ गिव्स क्या होगा, H2। ये भी रिएक्शन क्या होगा, बहुत मंद गति से होता है। ये सारे रिएक्शन किसके अंतर्गत आते हैं, मतलब ये जो रिएक्शन होता है ये मतलब मंद के अंतर्गत। जो हम लोग थर्ड टाइप्स करते हैं, थर्ड टाइप्स हम लोग जो इसका प्रकार करते हैं मध्यम प्रकार करते हैं। सी होता है इसका जो पार्ट होगा वो होगा आपका मध्यम प्रकार की अभिक्रिया। अब मध्यम प्रकार की अभिक्रिया ये नाम से भी क्लियर हो जाता है, नाम से क्लियर कैसे है कि ऐसे सारे रिएक्शन होंगे जो इन दोनों की मिड में आते हैं, इन दोनों के बीच में आते हैं। इसका मतलब हम लोग जो देख रहे थे समय और रेट, इसका मतलब जो टाइम पीरियड होगा टाइम पीरियड अत्यंत तीव्र और अत्यंत मंद के मध्य होता होगा और रेट भी इनके मध्य की होगी, ठीक। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनका पूर्ण होने का समय अत्यंत तीव्र और अत्यंत मध्य के मध्य होता है। तो आप यूं कह सकते हो कि वे अभिक्रियाएं जिनके पूर्ण होने का समय न तो बहुत ज्यादा होता है न तो बहुत ज्यादा होता है, न तो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। वे मध्यम प्रकार की अभिक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। जैसे अब इसमें जो टाइम पीरियड है, जैसे हम टाइम की बात करते हैं और रेट की बात करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है
कि वह इन्हीं के मध्य आएगा, मतलब इन दोनों रिएक्शंस के क्या होगा, मध्य ही आता जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका जो एग्जांपल होगा सभी रिएक्शन, मतलब इन दोनों रिएक्शन, मतलब इनके जो रिएक्शन होते हैं उनको छोड़ करके नेचर में जितने सारे रिएक्शन है वो इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम लोग हीट करते हैं तो ये चेंज होता है किसमें, ये चेंज होता है H2O प्लस क्या होगा हाफ O। जैसे हमारा है मेथिल एसिड CH3 C+O C2H5 अब प्लस इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं इसके साथ NaOH के साथ कराते हैं, ये बन जाता है CH3 C+O Na अब प्लस हो जाता है C2H5। ठीक है, तो मतलब बेसिकली इस तरह के जितने भी रिएक्शन हमारे होते हैं ये सारे के सारे रिएक्शन किसके अंतर्गत आते हैं, मतलब मध्यम प्रकार की अभिक्रियाओं के मध्यम प्रकार की अभिक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो ये तो थोड़ी सी हमारी बात थी जो ये बोर्ड की दृष्टि से वैसे इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि हमारे समझने की दृष्टि से, क्योंकि चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं तो चैप्टर शुरू करने से पहले हमको ये बातें समझना जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा चैप्टर शुरू होता है जिस टॉपिक से वह है अभिक्रिया वेग से शुरू होता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं, आप वीडियो पॉज करके आप इसको कॉपी कर लेना, हम जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया वेग एक्चुअल में है क्या चीज, जैसे हम लोग फिजिक्स में डेफिनेशन पढ़ते हैं वेलोसिटी या स्पीड की, तो वही है कि यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस तय किया गया, बस सेम फिजिक्स के टर्म पे ये भी डेफिनेशन है कि इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन आ रहा है उसी को क्या कहते हैं, अभिक्रिया वेग कहते हैं। देखते हैं कि ये जो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन क्या है, इकाई समय में अभिकारक या इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन अभिक्रिया वेग कहलाता है। इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन अभिक्रिया वेग कहलाता है। ठीक है, अब अभिक्रिया वेग कहलाता है, तो अभिक्रिया वेग बराबर होता है, जस्ट हम लोग पहले ही शुरू कर लिए थे, पढ़े थे हम लोग पहले ही, अभिक्रिया वेग बराबर होता है सांद्रता बटे समय। यहां से देखते हैं जैसे रेट बराबर, इसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अभिक्रिया यहां से ROR बराबर होगा डेल्टा C, या यूं कह सकते हो कि डेल्टा कंसंट्रेशन अपन क्या होगा डेल्टा T होगा, या यूं कह सकते हो डेल्टा C अपन क्या होगा डेल्टा T। ठीक है, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है अभिक्रिया वेग, मतलब अभिक्रिया वेग सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। अभिक्रिया वेग क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है। हाँ, लेकिन इसमें जो अभिकारक और उत्पाद की जो सांद्रताएं हैं वो प्लस माइनस हो सकती है, पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है या अभिक्रिया वेग होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक, अब देखते हैं एक रिएक्शन के थ्रू हम इस बात को समझते हैं थोड़ा कि कैसे पॉजिटिव होता है कैसे नेगेटिव होता है। जैसे एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन है A gives B, ये रिएक्शन है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो जब समय क्या हो, जीरो, मतलब जब समय क्या होता है जीरो हो, तो इसकी सांद्रता कितनी हो, इकाई में, तो उस दौरान क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा, इस समय उत्पाद क्या होगा, जीरो, प्रोडक्ट मतलब भी जीरो होगा। आफ्टर टी टाइम्स आप लिखोगे टी समय बाद,
कितने समय बाद? टी समय बाद। टी समय बाद क्या होगा कि अभिकारक जो है वो अभिकारक की सांद्रता में क्या होगी? कुछ कमी आएगी, और जो कमी होगी वही कहाँ जाएगी? उत्पाद में जाएगी। तो आप बेसिकली ये कह सकते हो, कह रहे हो कि रिएक्शन के दौरान ए घट रहा है और बी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई होप। ठीक है, तो अब यहां से देखना क्या होता है, ये होगा हमारा क्या? 1 माइनस एक्स, ये क्या होगा? एक्स। ठीक है, अब यहां पे दो चीजें कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन क्या होगा। तो आप लिखोगे अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, ये बराबर क्या होगा? मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक होगा। ये क्या होगा? 1 माइनस एक्स माइनस क्या होगा? 1, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये बराबर कितना बचा? माइनस एक्स। ठीक, यहां से उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, यहां से क्या होगा? उत्पाद की अंतिम सांद्रता x है और इनिशियल प्रारंभिक सांद्रता 0 थी, तो क्या होगा? x माइनस 0, मींस क्या होगा? x। अब यहां से कंफर्म हो गया कि R O R A मतलब अभिकारक। मैं किसकी बात कर रहा हूं? अभिकारक। अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, ये कितना होगा? क्योंकि आपने पढ़ा कि अभिकारक का अभिक्रिया वेग, अभी आपने पढ़ा कि अभिक्रिया वेग बराबर क्या होता है? सांद्रता बटे समय। तो जब सांद्रता बटे समय होगा तो आप सीधे सीधे देखो यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता माइनस एक्स, मतलब माइनस में आने क्या होगा? माइनस एक्स अपन क्या होगा? ठीक है, अब यहां से उत्पाद की सांद्रता देख लो, उत्पाद की अभिक्रिया वेग, ये बराबर क्या होगा? एक्स अपन क्या होगा? टी। अब देखो दो चीजें हमको मिली, एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो समय के अनुसार जो बढ़ता है उसके साथ क्या है? माइनस आने लगा है। समय के साथ जो मतलब समय के साथ जो घटता है उसके साथ माइनस साइन है, और समय के साथ जो बढ़ता है उसके साथ क्या है? प्लस साइन है। इसलिए समय के साथ क्या हो रहा है? प्लस है, ये लिख सकते हैं माइनस है। मींस इससे ये पता लगता है ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमेशा क्या हो रही है? बढ़ रही है, और ये जो वैल्यू है हमेशा टाइम के एक बदल होगी बेटा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या? मतलब अभिक्रिया वेग। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अभिक्रिया वेग जो होती है, अभिक्रिया वेग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहला होता है कि औसत अभिक्रिया वेग, और दूसरा क्या होता है? तात्कालिक अभिक्रिया। ठीक है, औसत अभिक्रिया वेग का मतलब होता है कि जो टाइम इंटरवल के बीच, मतलब एक समय अंतराल में अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन हो, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन हो, वो क्या कहलाता है? औसत अभिक्रिया वेग कहलाता है। तात्कालिक अभिक्रिया वेग का मतलब क्या होता है कि एक विशेष क्षण में, मतलब एक विशेष क्षण में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन किसके अंतर्गत आता है? तात्कालिक अभिक्रिया वेग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अगली जो हमारी टॉपिक है हम लोग क्या करते हैं, उसको हम बाय ग्राफिकली समझते हैं, मतलब पहले डेफिनेशन के थ्रू, ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि तात्कालिक अभिक्रिया वेग यहां से जो हमारा शुरू होता है इसमें अभिक्रिया वेग के प्रकार, अभिक्रिया वेग के प्रकार, अभिक्रिया वेग की सबसे पहला जो पॉइंट होगा इसमें, सबसे पहला पॉइंट होगा कौन सा? औसत अभिक्रिया वेग। सबसे पहला पॉइंट इसका क्या है? औसत अभिक्रिया वेग। ठीक है, एक समय अंतराल, मतलब एक समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वो कहलाता है क्या? औसत अभिक्रिया वेग। तो आप सीधे सीधे लिखोगे एक समयांतराल, एक समयांतराल
एक समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है? औसत अभिक्रिया वेग कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा एक्चुअली क्या है कि हम दोनों बात की कि एक समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है? औसत अभिक्रिया। जैसे इसको जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि सांद्रता और समय के बीच में क्या करते हैं हम लोग? ग्राफ क्या करते हैं? सांद्रता और समय के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, जिससे उससे क्या होता है कि आसानी से क्लियर हो जाए कि जैसे हम देखते हैं पहले अभिकारक इसकी बात करते हैं। ठीक, अब थोड़ा देखना ध्यान से, इसका हम लोग क्या लेते हैं? सांद्रता। क्या लेते हैं? सांद्रता। ठीक है, और इसके क्या लेते हैं? इसके हम लोग लेते हैं समय। इस तरह से टाइम का पड़ेगा, इस तरह क्या होगा? कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हमने रिएक्शन की बात की है, ए की बात की है, ए की बात की है, तो हम लोग यही हो जाते हैं। ठीक है, अब देखना थोड़ा ध्यान से कि जब समय क्या रहता है कि ये इनिशियल की बात करते हैं, मतलब ये चीज है। ठीक है, ये क्या है? इस बात कर रहे हैं लोग कंसंट्रेशन ए की बात कर रहे हैं। तो जब समय t1 रहता है उस समय अभिकारक की सांद्रता क्या रहती है? a1। कितनी रहती है? अभिकारक की सांद्रता a1। तो आपको ये भी पता है कि जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है जो अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है? वजन घटती है। तो जिस समय t1 होगा उसमें अभिकारक की सांद्रता a1 होगी। जैसे समय t2 होगा ये ग्राफ a2 की वैल्यू ऊपर जाएगी, नहीं, a2 वैल्यू कहाँ आएगी? नीचे। क्यों? क्योंकि अभिकारक की सांद्रता घट रही है। इसका मतलब हम क्या करेंगे? यहाँ से हो जाएगा हमारा a2। ठीक है, ये हो गया। अब देखो सीधे सीधे हम क्या करते हैं? इसको मिला देते हैं, यहाँ से इसको मिला देते हैं, यहाँ से इसको। ठीक है, और अगर हमने टाइम इंटरवल की बात की तो ढेर सारे टाइम इंटरवल्स की बात करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इस तरह का ग्राफ। ठीक है, ये हमको जनरली ग्राफ है। तो अब देखो इस रिएक्शन से हमको एक चीज क्लियर हो गया कि जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? घटती जाएगी। अभिक्रिया की दर क्या होगी? वैसे वैसे बढ़ेगी। ठीक है, अभी दूसरी चीज अभिकारक की सांद्रता वैसे वैसे क्या होगी? घटती है। जैसे A3 की बात करें तो A3 की सांद्रता क्या होगी? इसमें A3 के समय क्या होगा? ये यहाँ है। ठीक है, ये क्या होगा? इस तरह से ये घटता जाएगा। सेम जैसे अभिकारक घट रहा है वैसे उत्पाद के लिए क्या होगा? वो हमेशा इंक्रीज करेगा। तो हम उसको भी देख लेते हैं इसी के साथ। जैसे ये है इसके लिए उत्पाद के लिए, तो उत्पाद के लिए हम लोग क्या करते हैं? अब देखते हैं ये उत्पाद, ये उत्पाद की कंसंट्रेशन है। ठीक है, इसके हम लोग क्या लेते हैं? इसके लेते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं कि जिस समय टाइम क्या था? टाइम था t1। टाइम कितना था? t1 था। उस दौरान क्या था? जिस समय टाइम क्या था? t1 था। उस दौरान प्रोडक्ट मतलब उत्पाद की सांद्रता कितनी थी बेटा? उस दौरान क्या थी? v1। अभी आपने जस्ट पढ़ा कि अभिक्रिया के दौरान उत्पाद की सांद्रता हमेशा क्या होती है? इंक्रीज करती है, बढ़ती है। इसका मतलब टाइम जब t1 है तो उत्पाद की सांद्रता v1 है। जब टाइम क्या होगा? t2 हो जाएगा तो उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी तो ग्राफ ऊपर बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? ये v2 हो जाएगा। ठीक है, जब समय क्या होगा? t3 हो जाएगा। जब समय क्या होगा बेटा? t3 हो जाएगा तो उत्पाद की सांद्रता क्या होगी बेटा? v3 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम क्या करते हैं? इसके साथ मिला लेते हैं, इसको इसके साथ मिला लेते हैं, इसको इसके साथ मिला लेते हैं। तो हमको क्या मिलेगा? इस तरह का ग्राफ मिलेगा, इस तरह का ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ आपको ये बताता है कि जैसे जैसे मतलब समय बढ़ेगा उत्पाद की सांद्रता वैसे वैसे क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं? बाई फार्मूले से इसको देखते हैं। इसका फार्मूला जो होगा क्या होगा? यहाँ से देखते कि अभिकारक औसत अभिक्रिया, अभिकारक औसत अभिक्रिया वेग बराबर क्या होगा? माइनस डेल्टा ए अपान क्या होगा? डेल्टा ई। अब अपने दूसरे नंबर में माइनस क्यों लगाया? तो माइनस का ये पर्पस है कि रिएक्शन के थ्रू रिएक्टेंट मतलब अभिकारक घट रहा है, इसलिए मैंने इसके साथ माइनस लगाया। अब इसको डिटेल में लिख सकते हो, ये हो जाएगा क्या बेटा?
माइनस ये हो जाएगा A2 माइनस क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा A1, ठीक है, अपन क्या होगा P2 माइनस, ठीक। सेम यहाँ पे भी है, तो इसके लिए भी मान लो जैसे देखना उत्पाद अभिक्रिया ये उत्पाद के बराबर क्या होगा कि प्लस डेल्टा P अपन क्या होगा डेल्टा P, ठीक है। डेल्टा P पर डेल्टा P हो जाएगा, तो इसको भी डिटेल आप कर सकते हो कि ये प्लस यूनिट हो जाएगा, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ V2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ V1 अपन क्या होगा, ये हो जाएगा V2 माइनस A। इट मींस ये दोनों फार्मूले, इन दोनों फार्मूलों का यूज हम लोग जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे क्या होगा, ठीक है। तो यहां से एक चीज पता लगा कि औसत अभिक्रिया वेग क्या होता है, एक टाइम इंटरवल, मतलब आप यूं कह सकते हो कि एक समयांतराल में जो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो कमी आ रही है, जो बढ़ोतरी हो रही है, उसको हम लोग औसत अभिक्रिया वेग के अंतर्गत काउंट करते हैं। इसे अब इसमें दो पार्ट हैं, एक तो अभिकारक की बात करते हैं, दूसरे किसकी बात करते हैं, उत्पाद की बात करते हैं। तो आपने देखा कि अभिकारक क्या हो रहा है, हमेशा डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, उत्पाद हमेशा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये तो बात होगी हमारी किससे कि औसत अभिक्रिया वेग की बात, एवरेज रेट की बात है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, वापस स्टार्ट करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तात्कालिक अभिक्रिया वेग। तो एक्चुअल में तात्कालिक अभिक्रिया वेग जो होता है, हम उसको एक स्पर्श रेखा की सहायता से ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा स्टडी करते हैं। आप लोग ये तो आसान है, तात्कालिक अभिक्रिया वेग को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। आप कॉपी कर लो, उसको हम इरेज करते हैं, कॉपी कर लो। हमारा जो इसका दूसरा पार्ट है, बी पार्ट है तात्कालिक अभिक्रिया। तात्कालिक अभिक्रिया वेग, तात्कालिक अभिक्रिया वेग है क्या चीज, मैंने कहा कि एक विशेष क्षण में अभिक्रिया का वास्तविक वेग ही उसका क्या कहलाता है, तात्कालिक वेग कहलाता है। तो आप लिखोगे एक विशेष क्षण में, एक विशेष क्षण में अभिक्रिया का वास्तविक वेग ही उसका तात्कालिक वेग कहलाता है। एक विशेष क्षण में अभिक्रिया का वास्तविक वेग क्या कहलाता है, उसका तात्कालिक वेग। तात्कालिक वेग का मतलब यूं है कि मतलब टाइम जो है लिमिट, मतलब टाइम एकदम जीरो के करीब है, मतलब समय जीरो के करीब, मतलब लिमिट डेल्टा टी टेस्ट टू जीरो, मतलब आप यूं कह सकते हो कि समय जीरो ना हो पर जीरो के करीब हो, बहुत बहुत कम समय, बहुत माइन्यूट समय। जैसे इसके पहले आपने पढ़ा था कि अत्यंत तीव्र अभिक्रिया है, तो उनका भी टाइम पीरियड क्या था, 10⁻⁻40 to 10⁻16। सेम ऐसे ये भी रिएक्शन होता है कि इनका भी टाइम पीरियड वही होता है, ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से कि अब थोड़ा सा इनको हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकली क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, ठीक है। अब देखना ध्यान से, जैसे रिएक्टेंट के लिए अभिकारक, तो वही सेम चीज है कि हम लोग क्या करते हैं, टाइम पीरियड और कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में क्या करते हैं, समय का ग्राफ करते हैं। ये क्या हो गया, समय सांद्रता, ये हो गया सांद्रता, ये क्या हो गया हमारा समय हो गया। इसमें सांद्रता की बात करेंगे तो कंसंट्रेशन ए की बात करेंगे, इसमें समय की बात करेंगे टी की बात करेंगे। अब देखना ध्यान से, आपको पहले ही पता था कि इस ग्राफ के थ्रू कि जैसे जैसे मतलब अभिकारक समय बढ़ता है, अभिकारक की सांद्रता घटती है, सेम चीज है यहाँ से, सेम उसी ग्राफ के बारे में हम लोग देखते हैं कि जब प्रारंभिक सांद्रता A1 होती है तो उस समय क्या होता है,
T1 होता है। जब सांद्रता A2 होती है तो उस समय समय क्या होता है, T2 होता है, मतलब घट रहा है। ठीक है, ये ऐसे हो गया, ये क्या हो गया, ऐसे ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा ध्यान से। अब देखो ये तो ग्राफ सेम ग्राफ है, लेकिन ये विशेष क्षण की बात करते हैं तो ये विशेष समय की बात करते हैं। तो तात्कालिक अभिक्रिया में ज्ञात करते इसमें क्या करते हैं कि एक विशेष क्षण T पर क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। वह स्पर्श रेखा जो खींचेंगे तो जहां पे टच करती है वहां से एंगल ऑफ थीटा देंगे। ठीक है, अब देखो सेम आप इस बात को समझना कि हम लोग इसको इरेज करते हैं, पर थोड़ा समझें आप इस बात को, स्पष्ट रूप से अच्छी तरह समझें कि हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारा ग्राफ ऐसे ही आना है। ठीक है, हमारा ग्राफ ऐसे ही आना है। ठीक है, लेकिन हम एक विशेष क्षण की बात करेंगे। देखो यहाँ पे हमारी बात टाइम इंटरवल की बात है, किसकी बात की, टाइम इंटरवल की बात की, लेकिन यहाँ पे एक विशेष एक फिक्स टाइम की बात है। तो टाइम की बात करोगे तो यहाँ से अगर हम एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींचे, देखो यहाँ से एक इस पर स्पर्श रेखा खींचे, एक फिक्स टाइम। हमारा ग्राफ थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ हम लोग एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो ये स्पर्श रेखा जो थीटा है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, tan थीटा। यहाँ से आप लिख सकते हो, देखो तात्कालिक अभिक्रिया रेखा, तात्कालिक अभिक्रिया वेग ये हो जाएगा माइनस डेल्टा ए अपॉन माइनस डेल्टा ए अपॉन ये हो जाएगा डेल्टा टी व्हेन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। मैंने बताया ना एकदम बिल्कुल समय के शून्य के एकदम करीब। यहाँ से हम कह सकते हो कि वेग मतलब यहाँ से वापस माइनस क्या कर सकते हो, डी ए अपॉन क्या होगा, डी टी कर सकते हो। तो जो आप ये वैल्यू देख रहे हो ना, ये जो स्लोप होता है मतलब इसके ढाल के ऊपर, जो स्पर्श रेखा खींचे हैं, स्पर्श रेखा की ढाल क्या है उसको हम tan थीटा के थ्रू ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से ये जो वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी कितना, tan थीटा। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू आराम से क्या करते हैं, पता करते हैं। ये जो tan थीटा है, tan थीटा हमको यहाँ से मिलेगा कि ये स्लोप कैसा है, मतलब ये एंगल कितने का बन रहा है, 135 का बन रहा है, एकदम 135 ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है। यहाँ कितने पर, जैसे हम सपोज दैट यहाँ से बात करते हैं कि 135 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ से सीधे सीधे माइनस क्या होगा, माइनस डी ए अपॉन क्या होगा, ये कंसंट्रेशन का डी ए अपॉन डी टी बराबर क्या होगा, tan ये हो जाएगा क्या आपका tan 135 डिग्री। यहाँ से हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को टोटल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा क्या हो गया, तात्कालिक अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जस्ट इसी सेशन में मतलब जस्ट हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, होगा जस्ट हम पढ़ेंगे आगे। तो जितना पढ़ाया गया है आप थोड़ा सा रिवाइज करना। ओके बाय। अब हम मिलते हैं न्यू सेशन विवेकानंद के यूट्यूब चैनल के न्यू सेशन। ठीक है, ओके बाय।